आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स बिहार बोर्ड VVI का जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे थे उसमें हम लोग सेट 7 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता की विमा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आपको बताना है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको ई से डिनोट करती है। किसे करते हैं? ई से। इसका फॉर्मूला कथी होती है? तो प्रति एकांक आवेश पर लगने बल को प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। इसको E इक्वल टू F अपॉन में Q लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा कथी होती है? तो NC इनवर्स होती है। ठीक है। एक और भी फॉर्मूला होती है E इक्वल टू माइनस DV अपॉन में DX। ये आपका विभव प्रवणता कहते हैं इसको। ठीक है, ये संबंध को। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या निकलती है? तो वोल्ट प्रति मीटर निकलती है। ठीक है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स बोल सकते हैं। तो आपको पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो विमा हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला है E इक्वल टू F अपॉन में Q। तो F का विमा क्या होता है? F मीन्स बल, MLT इनवर्स 2 होता है बल का विमा। आवेश का विमा क्या होता है? AT होता है। तो इसको सही से करेंगे तो आ जाएगा आपका M का M रहेगा, L रहेगा, T नीचे से ऊपर जाएगा तो पहले से -2 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा तो A के पावर -1 हो जाएगा। देख लीजिए MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन A हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए कोई गोला है, ठीक है, गोलीय कोई पृष्ठ है, इसके अंदर कोई +Q आवेश रख दिया गया है। तो बताइए इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखा इस सतह से निकलेगी तो उत्पन्न होगी विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वही आपको विद्युत फ्लक्स बताना है कितना होगा। तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है? टोटल आवेश को जोड़ दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए, यही आपका होती है विद्युत फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू आवेश क्या है? तो ये वो आवेश क्यों है, +Q, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही तो आपका विद्युत फ्लक्स होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q अपॉन में एप्सिलॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये गॉस का, ये असल में क्या है? गॉस के नियम से हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका है, गॉस के नियम। ठीक है, गॉस के नियम से हम लोग विद्युत फ्लक्स इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, तो जो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो मान होता है वो हो जाता है KP अपॉन में R²। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, K को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन में R², यहाँ से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि निरक्षीय पे पूछ देता, विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति पे, निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है कितना होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, उसका मान 0 हो जाता है। यहाँ पे K का वैल्यू कितना होती है? 9 × 10 के पावर 9 फैराडे इनवर्स मीटर हो जाती है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होती है? तो 8.854 × 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे बराबर होता है। तो देखिए धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन में V। ये आपका संधारित्र की धारिता या विद्युत की धारिता का ये इसका फॉर्मूला होता है। संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? फैराडे होता है, SI मात्रक। कौन सा? SI मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। और आपको पूछा गया है कि फैराडे बराबर इसमें क्या होगा? दूसरा का मात्रक फॉर्मूला से हम लोग निकालते क्या निकालते हैं? आवेश का मात्रक कूलम और इस विभवांतर का मात्रक वोल्ट।
तो क्या हो जाएगा कूलम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं सी बटा के ऊपर भेजिएगा वी को तो वी इनवर्स हो जाएगा। तो हम लोग फैराडे को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कूलम वोल्ट इनवर्स, कूलम वोल्ट इनवर्स ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए, यहाँ से क्या हो जाएगा कूलम वोल्ट इनवर्स। यहाँ से आपको ये बात को ध्यान में रखना है, संधारित्र की बीमा को भी ध्यान में रख लेना है, संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला भी ध्यान में रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन में टी, मीन्स विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो यहीं से विद्युत धारा का एस आई जो मात्रक होता है, एस आई मात्रक वो एम्पियर हो जाता है। ठीक है, एम्पियर हो जाता है। तो आपको पूछा है कि 1 एम्पियर बराबर किसके बराबर होगा, तो फॉर्मूला यहाँ से फॉर्मूला से हम लोग मात्रक निकालते हैं। तो आवेश का मात्रक कूलम अपॉन में समय का मात्रक सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, और एक और भी फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू ओम के नियम से, आई इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो वी को हम लोग क्या लिखेंगे वोल्ट लिखेंगे, अपॉन में आर मीन्स प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम बोलेंगे, तो वोल्ट प्रति ओम। तो ई भी आपका हो सकता है एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर, और कौन हो जाएगा और आपका कूलम प्रति सेकेंड ई भी हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूटन आपका किसकी इकाई होती है, तो बल की इकाई होती है। जूल आपका इकाई होती है कार्य की इकाई होती है। ठीक है, एम्पियर किसकी इकाई होती है, तो विद्युत धारा की इकाई होती है, विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू ए अपॉन में एल, आर मीन्स प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल अपॉन में एल मीन्स लंबाई, ये क्षेत्रफल काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि प्रतिरोधकता का जो मात्रक पूछ दे यदि मात्रक, तो क्या बताइएगा, तो मात्रक प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर स्क्वायर अपॉन में लंबाई का मात्रक, मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचेगा ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक हुआ क्या होता है ओम मीटर आ जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन। विद्युत शक्ति बराबर होती है, तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होती है, तो P बराबर VI भी होती है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी होती है, और P बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर भी होती है, ये तीनों होती है। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होती है वाट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेशित कण है वो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि कोई आवेश स्थिर है कहीं पे तो वो सिर्फ आपके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, स्थिर है तो विराम अवस्था में, तो गतिमान है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ठीक है एक समान रूप से गतिशील है। अगर यदि त्वरित है तो चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न दोनों करेगा, लेकिन तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, तो कुछ बातें यहाँ समझिए। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁷ होता है, हेनरी मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, या टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। यहीं से म्यू नॉट का वैल्यू यहीं से निकालते हैं, 4 पाई को उधर भेज देते हैं तो 4 पाई गुने 10⁻⁷ हो जाता है, यही टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 10 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से कुछ बातें जैसे अभी हम देखने वाले हैं क्या क्या यहाँ से ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पे म्यू नॉट का मात्रक ध्यान में रख लेना है। ठीक है, म्यू नॉट का मात्रक, क्या क्या मात्रक होता है म्यू नॉट का? मीन्स निर्वात की चुंबकशीलता का। तो इसका जो मात्रक हो जाता है आपका हेनरी प्रति मीटर। क्या हो जाता है? हेनरी प्रति मीटर। अगला मात्रक क्या लिखिएगा? टेसरा मीटर प्रति एम्पियर। क्या लिखिएगा? टेसरा मीटर प्रति एम्पियर। और भी यदि कोई मात्रक ध्यान में आ रहा होगा तो क्या लिख सकते हैं? और भी कोई मात्रक आ रहा है कुछ ध्यान में यहाँ से? तो यहाँ से कुछ और भी बनती है, उसको भी ध्यान में रखना है। और भी संबंध क्या बन सकती है? तो यहाँ से आप लोग म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध कुछ देखे थे, उसको भी हम लोग देखेंगे। एक और भी मात्रक इसका देख लीजिए, इसका एक और भी मात्रक लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसकी बीमा भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्या होती है? एम एल टी इनवर्स टू ए इनवर्स टू। इसकी क्या हो जाती है? बीमा हो जाती है। चलिए इस पे बात कर लिए, इसका मान तो कितना होता है ये तो देख ही लिए। यहाँ से आप लोग कुछ और, ये तो आपका निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। यदि आपेक्षिक चुंबकशीलता आ जाए तो क्या लिखिएगा? इसका फॉर्मूला क्या होती है? म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग निर्वात की प्रभाव्यता पे बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका पहले मान देख लीजिए, इसका मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराडे मीटर इनवर्स। इसका एक तो मात्रक, एक मात्रक जो हो जाता है, एक मात्रक फैराडे मीटर इनवर्स हो जाता है, दूसरा का मात्रक कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता जाता है। इसका बीमा ध्यान में रख लेना है, एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पर पावर 4 ए स्क्वायर, ये आपका इसका बीमा हो जाता है। ठीक है, ये बात को समझ जाइए। अब सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है? तो एप्सिलॉन आर बराबर जो होती है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये आपका यहाँ से इसकी फॉर्मूला होती है। अब एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट और क्या है ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नोट, दोनों के बीच कुछ संबंध होती है, कुछ फॉर्मूला होती है, दोनों को जोड़ के दोनों के बीच क्या संबंध होती है? तो सुने होइएगा या देखिएगा, सी इक्वल टू 1 अपॉन में रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नोट होती है। मतलब 1 अपॉन में रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नोट वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जिसका वैल्यू होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक, और भी इसमें हो सकता है, और भी रिवीजन कराने के लिए बहुत कुछ है, जगह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ते हैं? देखिए गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में बदलते हैं ना, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपको गैल्वेनोमीटर से ए मीटर में क्या गैल्वेनोमीटर से ए मीटर में बदलना होगा, गैल्वेनोमीटर से किस में? ए मीटर में बदलना होगा। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? तो समांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, शंट का उपयोग ए मीटर में किया जाता है। शंट का उपयोग ए मीटर में क्यों करते हैं? तो इसकी सीमा को बढ़ाने के लिए भी करते हैं और इसको जलने फूकने से बचाने के लिए भी करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, बहुत अधिक होती है लौह चुंबकीय पदार्थ की। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या क्या हो सकती है? तो फिर लोहा भी हो सकती है, निकेल भी हो सकती है और कोबाल्ट भी। ये आपका एग्जाम्पल है लौह चुंबकीय पदार्थ का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। तो विषुवत रेखा पे जो नमन कोण का मान होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण तो समझ रहे हैं ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चुंबक जैसे जैसे कुंडली में, जैसे कोई कुंडली है, इसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराते हैं। इसको चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के में क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है, तो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फैराडे ने भी बताया है। इसका फॉर्मूला होता है एन डी फाइव अपॉन में डी टी। एन मीन्स फेरों की संख्या, फाइव मीन्स विद्युत फ्लक्स, टी मीन्स समय। तो देखिए फ्लक्स पे भी निर्भर करता है विद्युत वाहक बल, देखिए फ्लक्स पे कर रहा है, और आपका समय पे भी करता है, और परिपथ के प्रतिरोध, क्या है, परिपथ के प्रतिरोध पे, और कुंडली के फेरों की संख्या पे। तो कुंडली के फेरों की संख्या पे, प्रतिपथ के प्रतिरोध पे, इसमें तो कोई आंसर नहीं आ रहा है, परिपथ के प्रतिरोध पे नहीं करता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी ही होगा। बताया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर किस पे नहीं करता है, तो परिपथ के प्रतिरोध पे, बाकी सब पे निर्भर करता है। इस फॉर्मूला से देख लीजिए, फेरों की संख्या, विद्युत फ्लक्स, समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेरणिक प्रतिघात की इकाई है। तो प्रेरणिक प्रतिघात की इकाई क्या होती है, तो ओम होती है। संधारितीय प्रतिघात की इकाई को क्या होती है, तो ओम होती है। ठीक है, हेनरी किसकी इकाई होती है, हेनरी, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, इस सब की इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। हर्ट्ज किसकी इकाई होती है, आवृत्ति की होती है। ठीक है, फैराडे किसकी इकाई होती है, तो ये आपका धारिता की होती है, संधारित्र की धारिता की। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसफॉर्मर, दो। एक को बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। एक को बोलते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर, क्या बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, निम्न वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है, तो उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उच्च वोल्टेज में। और जो अपचाई ट्रांसफार्मर है, ये आपका उच्च वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है, निम्न वोल्टेज में। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में किस कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, तो इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं, इसको द्वितीय कुंडली कहते हैं। द्वितीय कुंडली में ज्यादा होती है इसमें। और इस वाले में देखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या सबसे कम। इस बात को ध्यान में रखिए, ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक होता है। तो एलसीआर परिपथ की अनुनादीय स्थिति, एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादीय स्थिति क्या होती है, तो ये आपका क्या होती है, प्रेरकीय प्रतिघात और संधारितीय प्रतिघात दोनों इक्वल होना चाहिए। संधारितीय प्रतिघात दोनों इक्वल होना चाहिए, तब ये अनुनादीय की स्थिति में है। कहने का मतलब एक्सएल किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सी के इक्वल होना चाहिए, तभी किसके स्थिति में, अनुनादीय स्थिति में। तो इसे लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा,
ठीक है, एलसीआर परिपथ की परिबाधा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इस दोनों के जगह, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिबाधा को हम लोग जेड लिखते हैं, रूट अंडर इसके जगह पे तो 0 होगा, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आपको निकालना है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक मीन्स कॉस फाई। तो कॉस का फाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस फाई इक्वल टू फार्मूला क्या होती है, जेड अपॉन में आर। तो दोनों बराबर है तो आर अपॉन में आर लिख लूँ तो कितना हो जाएगा 1। तो कॉस फाई का वैल्यू 1, कहने का मतलब शक्ति गुणांक का वैल्यू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति होती है तो रेडियो तरंगों से अधिक, रेडियो तरंगों से कम, प्रकाश तरंगों से अधिक, एक्स किरणों से अधिक। जो सूक्ष्म तरंगे की आवृत्ति जो होती है वो आपका रेडियो तरंगों से अधिक होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, केवल ठोस माध्यम होती है, केवल गैस। देखिए विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है ना, उसको संचरण के लिए आवश्यकता माध्यम की नहीं होती। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे हम ध्वनि हम बोल रहे हैं तो ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु होना चाहिए तभी जाके आपका क्या होगा, हमारा आवाज आपके पास जाएगा। ठीक है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग उलंग जो होती है इस सबके लिए आवश्यक क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी शक्ति क्या होगी। तो उसकी शक्ति जो होती है वो घट जाती है, और यदि पूछ दे फोकस दूरी तो फोकस दूरी आपका बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी कारण से तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/में एफ। ई वाला बढ़ती है तो क्षमता आपका क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेंस मेकर सूत्र है तो लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला आता है 1/में एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/में R1 माइनस 1/में R2। देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यही लेंस मेकर फॉर्मूला का सूत्र है। अगला क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है। तो वर्ण विक्षेपण जो क्षमता होता है वो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंख के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। किसके लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, ध्यान में कुछ आया, कौन सा लेंस। तो हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग, तो इसके लिए तो हम लोग अवतल का यूज करते हैं, और दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। देखिए जरा दूरदर्शिता को हम लोग कौन से लेंस के द्वारा हम लोग सही करते हैं, तो द्विफोकल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, द्विफोकल लेंस। ठीक है, अबिंदुकता को हम लोग किसका, बेलनाकार लेंस के द्वारा, बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार होना चाहिए। तो प्रकाश के विवर्तन के लिए जो अवरोध का आकार प्रकाश के तरंग की कोटि के समान होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, मतलब प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। देहली आवृत्ति पर फोटो देखिए देहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है जिससे इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो देखिए मान लीजिए एक फिक्स आवृत्ति वाला आया किसी पदार्थ पे, ठीक है, लाइव प्रकाश पड़ी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गई, तो जो और बाकी जो और एनर्जी होगी वो इसको गति कराने में आगे की ओर हेल्प करेगी। लेकिन आपको क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है तो शून्य हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, डेविस जर्मन प्रयोग से किसकी पुष्टि होती है? तो डेविस जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकती है जिनमें कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होता है। बोर ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकती है जिसमें कोणीय संवेग h अपॉन में 2 पाई के पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, यही बात बताया, तो h अपॉन में 2 पाई का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो बताया है कि परमाणु संख्या, देखिए परमाणु संख्या या परमाणु, सबसे पहले समझिए परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या, इसी दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है आपका? परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। तो यहीं से इधर उधर कर लीजिए, बन जाएगा। आपको क्या पूछा? न्यूट्रॉन की संख्या, तो एन इधर रहने दीजिए और इधर जेड को इधर भेजिएगा तो ए माइनस जेड हो जाएगी। ठीक है, एन बराबर ए माइनस जेड, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सौर सेल कार्य करता है, तो सौर सेल जो कार्य करता है प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए गेटों में से किसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो देखिए मूल गेट क्या होता है? मूल गेट 3 होती है, कौन कौन? एक होती है और गेट, एक होती है एंड गेट, एक होती है नॉट गेट। ठीक है, यह आपका मूल गेट होती है। और गेट का बूलियन व्यंजक y इक्वल टू ए प्लस बी, एंड गेट का बूलियन व्यंजक y इक्वल टू ए इंटू बी, नॉट गेट का बूलियन व्यंजक y इक्वल टू ए बार। ठीक है, और जो आपका बोल रहा है यूनिवर्सल गेट, ये दो है, कौन कौन? तो एक तो होती है नॉर, एक होती है नैंड, NAND, नैंड। तो देखिए ये दोनों में से कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नैंड आपका यूनिवर्सल गेट है। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होती है? तो y इक्वल टू ए प्लस बी बार हो जाती है। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक y इक्वल टू ए इंटू बी बार हो जाती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर बता देते हैं। अगला क्वेश्चन, दशमलव संख्या 15 का द्विधारी मान होगा। देखिए यहाँ से भी एक मार्क्स का फिक्स रहेगा, आप एग्जाम में 15 निकालना होगा द्विधारी संख्या। तो 2 से भाग दीजिए, कितना होगा? 7 दूनी 14, जो शेषफल आया वहां पे 1 लिखना है, फिर से लगाइए। 2 से 2 छक 12, सॉरी यहाँ पे क्या है, दो के पार क्या मोड़ पड़ेंगे कि 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, क्या बचेगा? 1। फिर से 2 से पढ़िए, 2 एकम 2 1। ठीक है, 1 शेष पर बच रहा है, तो नीचे से ऊपर के लिख दीजिए 1 1 1 1, 4 को 1 आ गया। ये आपका 25 का 2 द्विधारी नंबर आया, क्या आया? 1 1 1 1 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। मतलब 15 का, सॉरी 15 का आपका द्विधारी नंबर ये आया 1 1 1 4 1। ठीक है, यदि 25 का पूछ दे तो द्विधारी नंबर क्या होगा? तो लगाइए, कितने से? 2 से कितना होगा? 12 दूना 24, 1 बचेगा। फिर से 2 से 6 दूनी 12, कितना बचा? 0, कट गया पूरा पूरा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, कितना बचा? 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, तो नीचे से लिख दीजिए 1 1 0 0 1। ये आपका 25 का द्विधाई नंबर आया। बस आपका हम लोग एक होमवर्क दे देते हैं, इसका निकालिएगा। ठीक है, किसका? तो आप 13 का द्विधाई नंबर निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, 13 का द्विधाई नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम लोग डिजिटलीकरण कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयन मंडल की वह अधिकतम आवृत्ति जिसे परावर्तित किया जा सकता है क्या कहलाती है? तो क्रांतिक आवृत्ति कहलाती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी। देखिए, एक आवेश यहाँ पे है जिसका वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, एक आवेश यहाँ पे है जिसका वैल्यू क्या है, -10 माइक्रोकूलम है। इसके बीच की दूरी आपको दे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। देखिए, आपका Q1 दे दिया, कितना दे दिया, Q1, तो आपको 10 माइक्रो को लिख दीजिए 10 के पावर -6 कूलम। ठीक है, आपको Q2 आवेश दे दिया हुआ है, Q2 कितना दे दिया हुआ है, -10 × 10 के पावर -6 कूलम। आपको दूरी दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। इसको बदल लीजिए मीटर में, 100 से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा, 0.4 मीटर आ जाएगा। तो अब क्या बताया गया है कि आपकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो U इक्वल टू फॉर्मूला होती है, क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन में R। ठीक है, ये आपका स्थिति ऊर्जा होती है। फॉर्मूला की आंसर आ जाएगा, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे, 9 × 10 के पावर 9 इंटू Q1 का जगह पे, तो 10 × 10 के पावर -6 Q2 के जगह पे, -10 × 10 के पावर -6 अपॉन में क्या हो जाएगा, R के जगह पे 0.4। चलिए, U इक्वल टू क्या होगा, 9 × 10 के पावर 9, आई 10 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, आई इंटू 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, 10 के पावर -12 अपॉन में 0.4। चलिए, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे कितना आया, 10, 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, ये जीरो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 250। तो U इक्वल टू क्या बचेगा, 9 × 10 के पावर 9 इंटू ऊपर 10 को भेजे तो क्या हो जाएगा, 250 गुने 10 के पावर -12। 250 में 9 से गुना करा देते हैं, U इक्वल टू क्या आ जाएगा, 250 में 9 से गुना कराइएगा तो आ जाएगा 2250। लेकिन माइनस छोड़ना नहीं है, माइनस लगा के ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा के ही रखिए। और 10 के पावर -12 और 9 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा। U इक्वल टू, अब 10 के पावर -3 है तो इसका मतलब यही हुआ कि -2250 भागा में 1 2 3, इसे भाग दे दीजिए तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। U इक्वल टू -2.250 जूल। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन हो जाएगा, माइनस में 2.25, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल था, ध्यान में रखना है इस बात को, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है। तो चलिए, हम इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। और यदि पीछे का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन के में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।